बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं। फिनॉल्स हो चुका, अल्कोहल्स हो चुका, और अब ईथर्स जो है वो हम देख रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ईथर्स, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। वैसे ये डिस्कस हो चुका है ईथर जो है वो नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर भी हमने किया था, और सबसे आसान और सबसे मज़ेदार जो है वो मुझे ये लगता है इसका जनरल फार्मूला जो है वो बहुत ही आसान है। इसका जनरल फार्मूला जो है वो बहुत ही आसान है, नोट करते रहिए भाई। इसका जनरल फार्मूला अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप। अब एक और ज़रा यहाँ फ़र्क समझ लीजिएगा, मतलब बीच में सिर्फ ऑक्सीजन होगा। अच्छा, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? नोमेनक्लेचर को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना, ये विदाउट कार्बोनाइल फैमिली वाला ग्रुप है। ये ग्रुप जो है ईथर, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? विदाउट कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे ताल्लुक़ नहीं रखता। सिंगल बॉन्ड है कार्बन और इसका, ठीक है। यहाँ एक बड़ा, यही सबसे अहम चीज़ है। मैंने कहा ना, नोमेनक्लेचर्स को आप चुटकियों में उड़ा देंगे अगर आप ये बुनियादी चीज़ अपने जहन में रखेंगे कि ये जो है, जैसे अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन, और उसके बाद हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड है, और जो है अल्काइल हैलाइड के बाद फिनॉल्स हैं, अल्कोहल है। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि विदाउट कार्बोनाइल वाले हैं। उनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप आपको नज़र नहीं आएगा, जिसमें ये ईथर भी आ जाता है। और विद कार्बोनाइल वाले के अंदर अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ईस्टर है, ठीक है, एसिल हैलाइड है। ये हमारे पास जो है वो विद कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो बहरहाल एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, अल्काइल और एराइल, इसमें क्या फ़र्क है? अल्काइल और एराइल, ये आर जो है ये अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। अल्काइल का आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं सारे के सारे। इसके अंदर मिथाइल आ जाता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब का सब। ये सारे के सारे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? अल्केन से बनते हैं। एक एक हाइड्रोजन हटा के, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दें, मिथाइल बन गया। इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दें, इथाइल बन गया। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये बन गया। एराइल जो है ये क्या होता है? ये एराइल जो है ये बेंजीन से बनता है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, और ये बेंजीन रिंग की शक्ल में होता है। ये रिंग होता है असल में। ये 6 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये बेंजीन रिंग बनती है 6 कार्बन की, C6। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से आप हटा दीजिए, बस ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एराइल। और जिस तरह बिल्कुल हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर, मिसाल के तौर पर इस ऑक्सीजन के साथ मिथाइल को लगा देते हैं CH3, इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो इस एराइल को भी लगा सकते हैं। अगर आप मोटी सी बात नोट करें ना, ये बेंजीन के अंदर जो 6 था हाइड्रोजन, ये एक कम हो गया। मीथेन के अंदर जो 4 थे हाइड्रोजन, इसमें से एक कम हो गया। आपने सिमिलैरिटी देखी? ये अल्केन फैमिली से है ना, एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बन जाता है अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इस बेंजीन रिंग के साथ है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हट जाता है बस। अब ये बन गया एराइल। तो यहाँ ये आर जो है ये अल्काइल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर जो है वो एराइल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ भी आपको ये आर आर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, तो अब ज़रा अलर्ट हो जाइए आप लोग कि ये आर जो है ये अल्काइल भी हो सकता है कोई भी, और एराइल भी हो सकता है कोई भी। और इसके अलावा
एक पॉसिबिलिटी और है, सिंगल हाइड्रोजन भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। नोट्स में डाल लीजिए। मतलब ये R जहाँ आपको नज़र आ रहा है, अब वहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। या तो सिंगल हाइड्रोजन होगा जो बहुत कम केसेस के अंदर होता है, या फिर कोई अल्काइल होगा जो बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर होता है, या एक और ऑप्शन नज़र आता है एराइल का, ये एराइल भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ें जब ये R आपको नज़र आए ना, तो ये तीनों नज़र आपके जहन में आ जाने चाहिए। ये एराइल भी आ जाए आपके सामने कि ये भी इस R की जगह ले सकता है, ये हाइड्रोजन भी आ जाए कि ये भी इस R की जगह आ सकता है, और ये अल्काइल जो है ये भी इस R की जगह पे आ सकता है। अब अल्काइल में फिर बता रहा हूँ कि पूरा ग्रुप है ये, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि अल्काइल का मतलब ये R का मतलब जो है यहाँ पर ये अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल दे के मैं आगे आपको बताऊँगा बाकायदा। ठीक है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इसके हवाले से, इसका जनरल फार्मूला हो गया, रिएक्टिविटी बहुत लो रिएक्टिविटी है, लो रिएक्टिविटी है। हैंस इसीलिए इसको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। ईथर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। एक आसान सी मिसाल देके आपको समझाऊं। ये बीकर है, आपने इसमें पानी लिया और आपने इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो डाल दिया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। ज़्यादा मिकदार में कौन है? पानी है, H2O। कम मिकदार में कौन है? सोडियम क्लोराइड है। तो ज़्यादा मिकदार में ये जो है पानी है, और जो ज़्यादा मिकदार में होता है हम उसको कहते हैं सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का क्या किरदार है? और सॉल्वेंट की हैसियत से ही यहाँ पर ये ईथर जो है इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सॉल्वेंट की हैसियत से ईथर को भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक बीकर आप और लें और इसमें आप ईथर जो है वो डाल दें, अब पानी नहीं है, अब ईथर है। और जिस तरह पानी के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को डाला था, ऐसे ही इस ईथर के अंदर हवा कुछ भी डाल दें जिसको आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं। सवाल ये है सॉल्वेंट का किरदार क्या है। यहाँ पर आप ईथर को देखें, ईथर को हमने कहा है कि इसकी लो रिएक्टिविटी है, ये इतना रिएक्ट नहीं करता, लिहाजा इसको हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट की हैसियत से। किस हैसियत से? सॉल्वेंट की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पानी जो है वो भी, उसकी भी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है? हकीकत में बात यह है कि जो भी सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है ना, देखें आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपको सबसे पहले जहन में क्या बात आएगी? क्या आपके जहन में बैट आएगा, बॉल आएगा, टीम आएगी, पिच आएगी, या ग्राउंड आएगा? आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो जगह चाहिए, ग्राउंड होगा तभी बाकी सारे मामलात होंगे। अगर ग्राउंड नहीं है तो बाकी मामलात तो बेकार हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो आती हैं, टीमें आती हैं, बैट बॉल आता है, या फिर हमारे पास वो पिच आती है, फील्डिंग आती है, कैचिंग, जो भी कुछ होता है वो ग्राउंड में होता है। ग्राउंड का होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली आप केमिकल रिएक्शंस जो करवाते हैं, रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, एक को दूसरे से, तीसरे, चौथे, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नई नई चीज़ें आपको बनानी होती हैं। तो इसके लिए भी आपको ग्राउंड चाहिए। अब एक ऐसा ग्राउंड जो कि ग्राउंड, और वो ग्राउंड क्या होता है, जिनके जो जिस ग्राउंड के अंदर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो ग्राउंड्स जो हैं वो यह सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं ये सॉल्वेंट्स होते हैं। जैसे कि ये ईथर है और ये पानी है। ठीक है। ये ग्राउंड का किरदार अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड को ले लें तो क्रिकेट का ग्राउंड जो है आपके खेल के अंदर इतना पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा। वो आपको मौका तो दे रहा है कि भाई आप हम मेरे अंदर आके खेलें क्रिकेट का ग्राउंड, ठीक है, लेकिन आपके खेल में वो मदाखलत नहीं कर रहा। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ग्राउंड का इससे ताल्लुक़ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर है तो हो सकता है ग्राउंड थोड़ा सा अप एंड डाउन हो, ठीक है, थोड़ा सा जो है हमवार ना हो, सीधा ना हो, या ग्रासी ना हो, या ज़्यादा मडी हो। ये वजूहत हो सकती हैं जिससे आप कह सकते हैं कि ग्राउंड की ग्रास ने या फिर मट्टी ने थोड़ा बहुत असरअंदाज किया है, थोड़ा असर डाला है हमारे गेम के ऊपर, वरना ग्राउंड ने हमारे खेल में इंटरप्ट नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसी पानी के अंदर जो है, ये बहुत बड़ी मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको, ज़रा इसको सीख लें आप। ये पानी है,
इसके अंदर आप चाहते हैं कि सॉल्ट बन जाए। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलने से। आपने एसिड लिया और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसको मिलाना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड ये बनेगा। अब इसको रखने के लिए आपके पास ग्राउंड क्या है? ये पानी है, ये पानी है। देखिए क्रिकेट से मैंने मिसाल दी। अब ये पानी जो है वो इनको मिलने में हेल्प तो करेगा, हेल्प तो करेगा इनको मिलने में कि ये आपस में मिलें और सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड बन जाए, लेकिन इनके मामले में मदाखलत नहीं करेगा, लो रिएक्टिविटी। ईथर का काम भी ऐसा ही है। ईथर को भी हम एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लो रिएक्टिविटी की वजह से, ताकि वो खुद जो है वो कम से कम हिस्सेदारी रखे अपनी, जो भी ईथर के अंदर चीज़ें आ रही हैं आपस में रिएक्ट होने के लिए और नई नई चीज़ें बनने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये पानी के अंदर हो रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे कि पानी के अंदर हो रहा है कि यहाँ पर आप सॉल्ट बनाना चाहते हैं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन आप ये नहीं, कतन ये नहीं चाहते कि पानी जो है वो इसमें मदाखलत करे, या अगर करे भी तो लो रिएक्टिविटी हो, थोड़ा बहुत इंटरफेयर पानी करे, ज़्यादा ना करे, ताकि हमें मैक्सिमम अमाउंट में हमारी मतलूबा चीज़ जो है वो सोडियम क्लोराइड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाए। क्लियर हो गई ये बात? ये बहुत बड़ी बात है, इसको जहन नशीन करिएगा। तो इसकी लो रिएक्टिविटी है, इसीलिए इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एमडीकेट के टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन इसी तरह आ जाते हैं, वाई ईथर इज़ बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इसके पीछे क्या वजह है बता दीजिए। ठीक है भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दो ग्रुप्स हैं इसके जो है ना, ईथर के ग्रुप जो है वो दो हैं, दो ग्रुप हैं इसके। एक ग्रुप जो है हमारे पास सिमेट्रिकल कहलाता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है वो अनसिमेट्रिकल कहलाता है। इसकी मिसाल भी मैं आपको जो है वो दे के बताता हूँ। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वो होता है जो जिसमें तरतीब हो, जिसमें तरतीब हो, सीक्वेंस हो। अनसिमेट्रिकल जिसमें तरतीब ना हो, जिसमें तरतीब ना हो, सीक्वेंस ना हो, कोई चीज़ ऑर्डर में ना हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना हो। तो ये सिमेट्रिकल ईथर जो है, इसकी मिसाल हमारे पास क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनरल फार्मूला याद रखिएगा ईथर का, ROR, मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये क्या है, CH3O-CH3, ये भी एक ईथर है, दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये भी एक ईथर है, C2H5O सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक ईथर है, ये भी एक ईथर है। कैसे पहचाना आपने कि बीच में जो है वो ऑक्सीजन लगा हुआ है और लेफ्ट राइट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको देखें आप, इसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो एक ही जैसे हैं। ये हो गया मिथाइल, ये भी मिथाइल है, दोनों मिथाइल हैं, तो एक ही जैसे हैं, इसलिए ये जो ईथर है ये क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। और यहाँ पर एक साइड पर इथाइल लगा हुआ है, दूसरी साइड पर मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए ये जो है वो क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। इसी में एक और हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि अल्काइल और एराइल, तो क्या ऑक्सीजन में एराइल वाला चक्कर चल सकता है, बेंजीन रिंग वाला चक्कर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है भाई। यहाँ पर देखिए, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बीच में ऑक्सीजन है और ये दूसरी बेंजीन रिंग है। ये आ गया। अब ये कौन सा है? अब इसमें देखें दोनों साइडों के ऊपर इसके क्या है, अल्काइल ग्रुप नहीं है, एराइल ग्रुप है। ये एराइल ग्रुप है, C6H5। समझ में आ रही है बात? लेकिन अब ये कौन सा, लेकिन है तो ईथर ना, कौन सा ईथर है ये सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर यहाँ पर एक साइड पे तो एराइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। अब ईथर तो ये भी है, ये भी R है, ये भी R है, एक साइड पर एराइल है, दूसरी साइड पर अल्काइल है, लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, इसी पेज नंबर 180 के ऊपर यहाँ डाई इथाइल ईथर का जो है वो यूज़ भी बताया गया है। डाई इथाइल ईथर ये बना देता हूँ मैं, C2H5, डाई इथाइल ईथर। ये डाई इथाइल मतलब दो इथाइल, एक इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये रहा, ये डाई इथाइल ईथर है। इसका यूज़ भी यहाँ पे बताया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो एनेस्थेटिक के तौर पर, एनेस्थेशिया, मदहोशी, बेहोश करने वाला जो मामला होता है मेडिकल की दुनिया में, आपको पता है कितना बड़ा किरदार है इसका कि बेहोश जब तक पेशेंट ना हो उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, उसका ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता। वरना पहले बड़ा तकलीफ दे मामला होता था, लोग बेहोश नहीं होते थे, उनका ऑपरेशन जो उनकी बॉडी को कट किया जाता था, काटा जाता था, वो बेचारे होश में ही होते थे, तो दोहरी तकलीफ में होते थे देख देख के कि हमारे जिस्म को काटा जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है लाइक दिस। तो पहले ये होता था। अब जो है वो ये डाई इथाइल ईथर जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये क्या है, एस्थेटिक प्रॉपर्टी इसकी होती है। ये जो है वो बेहोशी तारी कर देता है पेशेंट के ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो इसका भी इसमें नॉर्मली इस पे भी MCQs MD कैट के अंदर बन जाते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसका काम एस्थेटिक्स से है। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, आप इसको अपने नोट्स में डाल लें। एस्थेटिक्स, इसका मतलब है बेहोशी से मुताल्लिक, बेहोशी, एस्थेटिक्स। ठीक है, ये ईथर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ईथर की जो शेप है, पहले इसके बारे में आप देख लीजिए। शेप जो है वो बेंट शेप्ड। ईथर के मॉलिक्यूल की, जब हम ईथर की शेप की बात करते हैं तो ईथर की शेप से मतलब ईथर का जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप जो है वो बेंट शेप्ड है। ये बेंट शेप याद रखिए, जब भी आती है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किरदार आ जाता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप याद करें तो ऑक्सीजन के अंदर जो है वो दो लॉन पेयर होते हैं, ऐसी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें नाइट्रोजन के अंदर जो है वो एक जो है लॉन पेयर होता है। इसी तरह और भी आइटम हैं जिनके अंदर लॉन पेयर्स हैं। लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हैं जो कि डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है, अच्छा, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह होती है जो ये बेंट शेप जो है वो बनती है। अब ऑक्सीजन जहाँ जहाँ होगा आप समझ जाइए वहाँ पर ये बेंट शेप्ड वाला मामला तो आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो फिर हमारे पास H2O जो है और फिनॉल जो है, इसको अगर देखें तो फिनॉल ये है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। H2O के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। फिनॉल में भी जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। और अल्कोहल के अंदर भी, इथाइल अल्कोहल आप ले लें या मिथाइल अल्कोहल ले लें, मिथाइल अल्कोहल ले लें, इसके अंदर भी जो है वो अल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। बहरहाल हमारी जो मिसाल अभी यहाँ पर है जिसमें इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है वो अल्कोहल की दी हुई है और वाटर की दी हुई है। अल्कोहल को अगर आप देखें ना तो इसकी भी बैंड शेप्ड है, वाटर की भी बैंड शेप्ड है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल की भी बैंड शेप्ड है और ईथर के मॉलिक्यूल की भी बैंड शेप्ड है। अब यहाँ पर जो इनकी ज्योमेट्री बनती है, ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाता है और शेप आ जाती है। शेप की तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, एंगल जो है अगर हम वाटर के अंदर देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 104.5 का, 104.5 का जो है वो एंगल बनता है। 104.5 डिग्री का एंगल इसमें बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और इन हाइड्रोजन्स के दरमियान, इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 108.5 डिग्री का। ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
इसका ईथर का, ईथर जो है इसका जो हमें एंगल नज़र आता है उसमें जो है वो बनता है 110.5 डिग्री का। और यहीं पे एक साइंटिफिक रीज़न जो है वो आपके सामने आ जाता है। इसी तरह के सवालात होते हैं, साइंटिफिक रीजंस में पूछे जाते हैं, एमडी के टेस्ट के अंदर आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की शक्ल में। वाई ईथर, ऑल्दो ऑक्सीजन इज देयर इन ईथर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज देयर इन वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज देयर इन अल्कोहल मॉलिक्यूल, बट वाई देयर इज अ ग्रेटर एंगल in ether molecule as compared to alcohol molecule and water molecule? Why? इस y का जवाब फिर आप क्या देंगे? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है रिपल्जन। आपको पता है दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होती है जिसमें चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, फोर्स ऑफ रिपल्जन वो होती हैं जो चीज़ें एक दूसरे के दूर जाती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं चीज़ें, क्यों एक दूसरे से दूर जा रही हैं? चार्जेस, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस होंगे, एक जैसे पोल होंगे, पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव चार्ज वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्जन होगी। और डिसलाइक चार्जेस, डिसलाइक पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो रिपल्जन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सेम चार्जेस पोल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो y का जवाब आपके पास क्या है भाई? रिपल्जन है। रिपल्जन अब की अगर हम बात करेंगे कि इसमें ग्रेटर रिपल्जन है, इसके अंदर ईथर के अंदर ग्रेटर रिपल्जन है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया कि ईथर के मॉलिक्यूल के अंदर ग्रेटर रिपल्जन है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड वाटर। फिर वो अगला दोबारा पूछ लेता है आपसे, भाई आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपसे बोलेगा क्यों, वाई, क्यों ग्रेटर रिपल्जन है? चलें ठीक है, वजह तो आपने बता दी, अभी भी बताएं ग्रेटर रिपल्जन इस ईथर के मॉलिक्यूल में क्यों है और उसके पीछे वजह क्या है, ये भी बता दीजिए। तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका, तीनों का आपके सामने, और दो किस्म के एंगल्स जो है वो भी आपको बता देता हूँ। दो किस्म के एंगल्स जो है वो भी आपको बता देता हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। H2O की अगर हम बात करें, यहाँ पर कितना एंगल है? 104.5 का। ठीक है, ये तो उसकी बात हो गई। अल्कोहल की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास ये मीथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये क्या है? इसमें 108.5 डिग्री का एंगल है। अब ईथर की बात करें तो इसके एक साइड पे मीथाइल लगा हुआ है और दूसरी साइड पे भी मीथाइल लगा हुआ है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 110.5 डिग्री का हो रहा है। अब इन तीनों शक्लों को आप देखिए, इन तीनों शक्लों को देखिए। ये हमारे पास H2O है, ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास ईथर है। समझ में आ गई बात? दो किस्म के एंगल हैं यहाँ पर। एंगल जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, एक एक्सटर्नल एंगल है और दूसरा एक्सटर्नल एंगल है और दूसरा इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। अब ये एक्सटर्नल एंगल जो है ये किन के दरमियान है? ये एक्सटर्नल एंगल है बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है अभी, ठीक है, हम तो सिर्फ इसकी तरफ बात कर रहे हैं अभी। इसी को समझेंगे तो इसके मामलात समझ में आ जाएंगे कि इसके अंदर जो है वो एंगल ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल जो है वो किन के दरमियान है? बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है, ये एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा, इनके दरमियान जो एंगल है, क्योंकि देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन
वो वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर वो भी नेगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ रिपल्जन, जो इन दोनों पेयर्स को एक दूसरे से दूर करेगी। और एंगल कौन सा बनेगा? यहाँ पर बनेगा एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल। अच्छा, ये जो अब यहाँ पर यहाँ देखें और यहाँ देखें, ये अल्काइल ग्रुप जो हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके अंदर भी तो भाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ना, तो इनके दरमियान ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कौन सा एंगल है? ये इंटरनल एंगल है, ये जो है वो इंटरनल एंगल है। तो ये इंटरनल एंगल जो है बिटवीन अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान ये जो इंटरनल एंगल है, ग्रेटर देन एक्सटर्नल एंगल, ग्रेटर देन एक्सटर्नल एंगल। तो वजह पता चल गई आपको कि वजह क्या है? कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है जिसकी वजह ये लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन है, ये इंटरनल एंगल जो है जिसकी वजह ये अल्काइल ग्रुप जो लगे हुए हैं इनके दरमियान रिपल्जन है। तो यहाँ पर ये जो रिपल्जन है बहुत ज़्यादा है, इन दोनों के दरमियान जो रिपल्जन है अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनल एंगल जो है इसकी रिपल्जन बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल रिपल्जन। एक्सटर्नल एंगल, वो एक्सटर्नल एंगल जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है। बात समझ आ गई आपको? ये है इसका टू द पॉइंट जवाब। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर की भी बात हो गई। अब इसके केमिकल रिएक्शंस और प्रिपरेशन की तरफ चलें, लेकिन पहले मैं लिख लूँ भाई, ये जब तक लिखा रहता है मुझे याद रहता है कि रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है भाई, प्रिपरेशन की तरफ चलें। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स जो है वो तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसके दो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका बताया गया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और दूसरे नंबर पर तरीका है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है भाई, पहले इसको देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो डिहाइड्रेशन है इसका मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। पीछे क्या वजूहात हैं भाई? बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तबीयत ख़राब हो गई, क्या वजूहात हैं? डिहाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, लूज़ मोशंस हो गए। ठीक है, होता है ऐसा, सबके साथ ही होता है भाई, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, या गंदा पानी पी लिया है उसकी वजह से हो गई, और कई वजूहात हैं, डिहाइड्रेशन हो गई। अब डिहाइड्रेशन मुस्तकिल हो रही है, आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है? क्यों इसको डिहाइड्रेशन का नाम दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी का पानी निकल रहा है, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आपकी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, हर चक्कर पे आपकी बॉडी का पानी कम हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। समझ में आ गई बात? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि किसी अल्कोहल को आपने डिहाइड्रेट करना है, मतलब अल्कोहल में से पानी को निकालना है, और पानी को निकालने का मतलब H2O को निकालना है। जब H2O को किसी अल्कोहल में से आप निकाल देंगे तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी? ईथर बनेगा और वाटर बनेगा। मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल को ले लें, C2H5OH, ठीक है, प्लस अब C2H5OH। अब ये OH जो है ना, अब इसको मैं C2 पहले लिख लेता हूँ, C2H5OH, ताकि आपका जहन नहीं उलझ जाए कहीं। अब मुझे इसको थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि देखें ये इथाइल अल्कोहल तो है,
ये भी इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन दोनों के दरमियान एक, अब अकेला मॉलिक्यूल तो कुछ नहीं होता ना भाई, अकेला मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल बनाएगा नहीं। जब हम कहते हैं कि इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर अल्कोहल है, अल्कोहल है, और कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल का पड़ा हुआ है इसके अंदर, इस बीकर के अंदर। नहीं भाई, इस बीकर के अंदर जो इथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ उसके अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल इस तरह के वो आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ये जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान, इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है। तो ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है वो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए हैं, आपस में बॉन्ड बनाया है, तो आपको अपनी आंखों से यहाँ पर इस बीकर के अंदर ये इथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये यहाँ पर हमने, और ये कैसे हुआ है, जब इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। और ये जुड़े कैसे हैं, ये जुड़े इस तरह से कि यहाँ पर ये जो OH है एक इथाइल अल्कोहल का दूसरे इथाइल अल्कोहल के OH से जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे, इसका जो OH है इसमें से ये जो H है, ठीक है, इस वाले के OH के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा, मुझे इसको यहाँ रखना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा के OH को मैं यहाँ कर देता हूँ, OHC2H5, ठीक है। और ये बॉन्ड बना हुआ, इथाइल अल्कोहल का, इस वाले इथाइल अल्कोहल का ये पॉजिटिव एंड है, और इस वाले इथाइल अल्कोहल का ये ऑक्सीजन वाला ये नेगेटिव एंड है। तो इस तरह से इनके दरमियान ऐसे ये बॉन्ड बना हुआ। ये पॉजिटिव एंड जो है वो वीक है एज़ कंपेयर टू दिस नेगेटिव एंड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इसकी, ये हाइड्रोजन जो है वो वीक है, कम है। तो यहाँ से जब ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से जब ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन अकेला नहीं जाएगा, बल्कि इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ ले जाएगा, उसको नहीं छोड़ेगा। यहाँ से ये OH इस तरह निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे और इसके नतीजे में क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। ये इस साइड पे H2O। अब यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पर ये बचता है, यहाँ पर ये बचता है और ये बचता है। इसको भी नीचे मैं लिख लूँ। अब यहाँ पर ये जो C2H5O है ये इसके साथ मिलेगा C2H5 के साथ, और ये C2H5 इसके साथ ये O जो है इसका बॉन्ड अब मैं जाहिर कर दूँ, बीच में ऑक्सीजन रखा, ये क्या बन गया, बन गया ईथर, बन गया ना ईथर, C2H5 बीच में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इस तरह से ये बनेगा C2H5O-C2H5, ठीक है भाई। तो ये बन गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, और वाटर बन गया। तो इसमें हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया। मतलब यहाँ पे एक अल्कोहल से हाइड्रोजन निकला, दूसरे अल्कोहल से OH निकला, और ये दोनों मिलके इन्होंने पानी बनाया, मतलब पानी अलग हो गया, ये अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट हो गया, और उसका रिजल्ट क्या निकला, ईथर का बनना। ठीक है भाई। दूसरा तरीका जो हमारे पास है यहाँ पर, वो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस है। ये भी एक जो है वो विलियमसन सिंथेसिस क्या है, एक तरीका है। क्या तरीका है, इससे क्या बनती है, बिरयानी बनती है, कौरमा बनता है, कबाब बनते हैं, नहीं, इससे ईथर बना सकते हैं आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है भाई। इसमें पिछली वीडियो के अंदर मैंने अल्क ऑक्साइड का और फिनॉक्साइड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैंने दिया था। अब यहाँ पर ज़रा एक आपको
अल्कोक्साइड यहाँ पर चाहिए, सोडियम अल्कोक्साइड यहाँ पर चाहिए, लेकिन सोडियम अल्कोक्साइड तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कौन सा वाला चलेगा? वही जो इससे पिछली वीडियो के हमने अंदर डिस्कस किया था, सोडियम इथोक्साइड। याद आया? अपने नोट्स निकाल के चेक करें, सोडियम इथोक्साइड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये C2H5O और इसके साथ ये सोडियम लगा हुआ, इसको हमें रिएक्ट कराना है इथाइल क्लोराइड के साथ, C2H5Cl। अगर आपको याद हो, ये इथाइल क्लोराइड क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? ये आपके पास सोडियम इथोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आपको यही बताया जा रहा है कि भाई आप जो है वो सोडियम इथोक्साइड ले लीजिए और अल्काइल हैलाइड ले लीजिए कोई भी। यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है, आप मिथाइल क्लोराइड ले लें, प्रोपाइल क्लोराइड ले लें, ब्यूटाइल क्लोराइड ले लें। ठीक है, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड है वो ले लें आप, और सोडियम इथोक्साइड जो है उसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये जो सोडियम है इसमें से निकलेगा और किससे रिएक्शन करेगा? इसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। केमिस्ट्री की दुनिया में दो ही तो केमिकल फार्मूले हैं जो हमें आंखें बंद करके याद होते हैं, एक सोडियम क्लोराइड का NaCl, दूसरा वाटर का। याद है ना? ये तो केमिस्ट्री का कोई भी बच्चा भूलता ही नहीं है, चाहे वो आगे किसी भी ग्रुप में चला जाए, कंप्यूटर साइंस में चला जाए, फिजिसिस्ट बन जाए, वो ये तो भूलेगा नहीं। अच्छा, अब पीछे बचता क्या है? ये देखें, C2H5O और C2H5। अब ये दोनों क्या बनाएंगे? अभी इससे पहले हमने देखा था डाई इथाइल ईथर, C2H5-O C2H5, ये बन गया डाई इथाइल ईथर। एक तो ये तरीका है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर। एक और तरीका है जिसके अंदर जो है वो आप इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। एक तरीका है जिसमें आप सोडियम अल्कोक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, सोडियम अल्कोक्साइड को, और सोडियम अल्कोक्साइड कौन सा वाला? ये वाला, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है इसके अंदर वो अल्कोहल का है, अल्कोहल की मदद से भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये बताया गया है कि भाई अगर ये सोडियम अल्कोक्साइड आपको चाहिए तो आप वो कहाँ से ला सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात मैंने बताई थी, सोडियम इथोक्साइड जो है ये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप क्या करें? अब इसके लिए बता रहा हूँ कि ये अगर आपको चाहिए तो इथाइल अल्कोहल ले लें, C2H5OH, इसको आप रिएक्ट कराएं सोडियम के साथ। हम जो टेस्ट भी इसको करते हैं, टेस्ट करने के लिए भी याद है आपको, इसको चेक किया जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस, मैंने बताया था। अब इसका सही तलफ़ुज़ क्या है मुझे नहीं पता, बहरहाल एफरवेसेंस जो है वो बुलबुले जो बनते हैं, तेज़ तेज़ बुलबुले, जब आप इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर याद है फिर क्या बना था? ईथर, सोडियम इथोक्साइड बना था, सोडियम इथोक्साइड जो है वो बना था, C2H5ONa, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई थी। ये पिछले उसमें हमने देखा था। ठीक है भाई, चलें अब आगे। प्रिपरेशन जो है हमने ईथर की देख ली, किन दो तरीक़ों से ईथर को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लें, केमिकल रिएक्टिविटी है उसको देख लें, और फाइनली इसका एक यूजेस ऑफ ईथर से। बाकी सेल्फ असेसमेंट तो आपको पता ही है, जो पुराने बच्चे साथ अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 से सारी वीडियोस बन रही हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, अल्लाह की रहमत से 7वां चैप्टर जो है आपका निमट के 8वां और 9वें की तरफ हम जाएंगे, और यही सबसे बड़ी आपकी परेशानी है। 8वें 9वें को निपटाने के बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे तसल्ली से, तो तकरीबन आपका जो है वो ये काम निमट जाएगा। ये मुझे काम करना है, नियत तो यही है कि रोज़े शुरू होने से पहले पहले, आज 10 फरवरी है, शायद अगले महीने की 20 मार्च से शायद रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले ये काम निपटा दिया जाए आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी?
पहले गैसेस की बात कर लें। गैसेस, कुछ ईथर्स ऐसे हैं जो गैसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर डाई मीथाइल ईथर, डाई मीथाइल ईथर, ये ऐसा है जो कि गैस है। इथाइल मीथाइल ईथर, ये ईथर ऐसा है, इथाइल मीथाइल ईथर, ये ईथर ऐसा है जो कि गैस शेप में है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ईथर ऐसे हैं जो कि वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल को आप ज़मीन पे गिरा दें तो क्या होगा, एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड्स जो कि रूम टेम्परेचर पर ही गैस बनना शुरू हो जाएं, उन लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। तो ये वॉलेटाइल लिक्विड्स, क्या ईथर्स जो हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड भी है? जी बिल्कुल ये है, और ये लेकिन हायर हैं, हायर देन गैसेस, बड़े ईथर होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर तो आपने देखा जो गैसेस हैं उसके अंदर मीथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। जो बड़े ईथर होंगे उनके अंदर जो है वो प्रोपाइल लगा हुआ होगा, ब्यूटाइल लगा हुआ होगा, ये लगा हुआ होगा, ठीक है भाई। तो वो क्या होंगे, वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर का लो है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू करता है, स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नुक्ता खोलाओ जिसको उर्दू में कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। अगर हम ईथर्स की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, थोड़ा ही आप इसको टेम्परेचर देंगे तो ये एवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है, वाई, यही तो वो वाई हैं, यही तो वो साइंटिफिक रीज़न है जो एग्जाम में आते हैं। वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज़ लो। अब इस वाई का जवाब कौन देगा? इसी तरह का उन्होंने बना दिया यहाँ पर हमारे पास कोई MCQ बना दिया कि उसमें यही वजह पूछी गई हो कि बताइए भाई क्यों। तो यहाँ पर ये क्यों का जवाब जो है आपको देना पड़ेगा फिर, अगर आपको पता होगा। लो बॉइलिंग पॉइंट ये है बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, among ether molecules, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम है, इसको हम कहते हैं ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो नहीं होती यहाँ पर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक, जिस तरह हम एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आपने नाम सुने होंगे ये सब कुछ। कुछ केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स वो होती हैं जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, जो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखती हैं आपस में, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ती हैं आपस में, ये बात जहन में रहे, एक ईथर का मॉलिक्यूल दूसरे ईथर के मॉलिक्यूल से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक टाइप है उन तीनों में से ही, जो कि अभी मैंने नाम लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, उनमें से एक किस्म की बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो यहाँ पर नहीं होती, वो यहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो क्या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। वाई का जवाब आपको मिल गया है, इसको नोट्स में ले आइए अपना। अच्छा, ईथर्स आर मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर। अच्छा, सॉल्युबिलिटी अगर आप देखें इसकी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का जब हम की बात करें ना, तो वाटर को अपने जहन में खुद ही ले आया करें आप, कि क्या कि पानी के अंदर जो है वो किसी ईथर को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो क्या पानी के अंदर ईथर डिज़ोल्व हो जाएगा? जी हो जाएगा, यस हो जाएगा डिज़ोल्व, लेकिन मॉडरेट होगा,
मॉडरेट का मतलब होता है बराबर बराबर का मामला होगा, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा भी डिज़ोल्व नहीं होगा और बहुत कम भी डिज़ोल्व नहीं होगा, मुनासिब मुनासिब मिकदार में ईथर जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, मॉडरेटली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, मॉडरेटली डिज़ोल्व जो है वो ईथर हो जाएगा। अब मॉडरेटली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह क्या है, या अगर ये डिज़ोल्व ही हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, पानी के अंदर क्यों वजह है, वाई का जवाब ये है कि आपको पता है ईथर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की वजह से जो ईथर का मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो ईथर का मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन की वजह से जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, पोलर सब्सटेंसेस के साथ जो है वो उनमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, ये बात पता है आपको। तो वाटर भी जो है वो पोलर कंपाउंड है और ये ईथर जो है ये भी पोलर कंपाउंड है। हाँ, वाटर के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग पोलर नहीं होता ईथर, लेकिन कुछ ना कुछ है, तो और उसी हिसाब से ईथर जो है डिज़ोल्व हो सकता है पानी के अंदर और होता है मॉडरेटली जो है वो हो जाता है। अब यहीं से सवाल बनता है कि भाई वाह ये क्यों डिज़ोल्व हो रहा है और ये क्यों डिज़ोल्व नहीं हो रहा, उसकी वजह ईथर का मॉलिक्यूल जो है वो ईथर बजाते खुद जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर कंपाउंड है ईथर। अब इसकी पोलरिटी के बारे में पूछा जाए कि पोलर क्यों है, तो आप बता दीजिए भाई ऑक्सीजन की वजह से, कि ऑक्सीजन की वजह से कि ईथर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसीलिए ईथर की नेचर जो है वो ईथर के मॉलिक्यूल की नेचर पोलर है। फिर आपसे पूछा जाए क्यों भाई ऑक्सीजन की वजह से क्यों, अब आप ये बोलें कि भाई आपने तो क्या ठेका ले रखा है क्या हर चीज़ में क्यों 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 क्यों, बस भी कर दें, पका दिया है हर चीज़ का क्यों का जवाब दें आपको, वाई वाई वाई, बता एक वाई का आपका जवाब दे दिया, उसी में दूसरा वाई निकाल लिया, उसी में तीसरा वाई आप लेके आ गए। तो बहरहाल आप उनको बोलें आप परेशान नहीं हो, आपके हर वाई का इंशाल्लाह जवाब देंगे, क्योंकि रटना नहीं समझना है, इसे हमने जो है वो समझा ही तो है, रट्टे थोड़ी लगाए हैं। तो आप बताएंगे कि इस ऑक्सीजन के अंदर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वजह है सारी की सारी पोलैरिटी की, ठीक है, तो ये वजह है, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी के कम होने के पीछे वजह क्या है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जितने बड़े बड़े होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखें ईथर जो है वो मिथाइल से भी बन सकता है, ईथर जो है वो प्रोपाइल से भी बन सकता है, ईथर पेंटाइल से भी बन सकता है, हेक्साइल से भी बन सकता है। अब यहाँ पर एक हमारे पास ईथर है जो कि मिथाइल से बना हुआ है, ठीक है, एक हमारे पास ईथर है जो कि पेंटाइल से बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें छोटा अल्काइल लगा हुआ है एक ईथर के अंदर मिथाइल, दूसरा ईथर जो है उसके अंदर बड़ा अल्काइल लगा हुआ है पेंटाइल, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, पेंटाइल की वजह से उस ईथर की सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो इतना पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, उसकी वजह यही है, ठीक है, कि जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा वो उसकी पोलैरिटी के ऊपर असरअंदाज होगा, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, बस अब और इसके अंदर रिएक्टिविटी की बात आ जाती है, ईथर के फिर यूजेस हैं, फिर ये चैप्टर जो है ये भी तमाम हो जाएगा। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, क्या ईथर जो है, अब यहाँ पर ये केमिकल रिएक्टिविटी कोई चीज़ रिएक्ट करती है ना, उसके पीछे वजह क्या है, देखें रिएक्ट तो करती है, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों, वाई, क्या ज़रूरत है उसको रिएक्ट करने की, कौन सी चीज़ है जो कि उसको कंपेल कर रही है कि वो दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए। इस बुनियादी नुक्ते को ज़रा आप समझें। एक चीज़ है जो कि बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रही है, दूसरी चीज़ है जो बहुत स्लो रिएक्ट कर रही है। पता है उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह है उसकी स्टेबिलिटी की। जो मोर स्टेबल होगा अपनी जगह पे वो लेस रिएक्टिव होगा,
वो लेस रिएक्टिव होगा। केमिस्ट्री की दुनिया में हमें ये मोर स्टेबल वाले नहीं चाहिए, ये हमारे लिए सर का दर्द है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम तो रिएक्शंस करवाते हैं, और रिएक्शंस करवाने के लिए हमें जो है वो लेस स्टेबल चाहिए। जो भी कंपाउंड हो वो लेस स्टेबल हो। अब लेस स्टेबल का मतलब क्या है कि लेस स्टेबल का मतलब है मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। ईथर के बारे में हमने शुरू में ही देखा था कि ये लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब ये क्या है? मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। उसके पीछे वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान। ये कार्बन कहाँ से आया? वही अल्काइल ग्रुप के अंदर तो कार्बन होगा ना भाई, और अगर एराइल ग्रुप आप ले लें उसके अंदर भी कार्बन होगा। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन का एटम जो है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वेरिएबल है, कम ज़्यादा होती रहती है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है कि कितने जो है वो अल्काइल ग्रुप और इसके साथ लगे हुए हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से, ठीक है भाई। तो इसी वजह से, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव हैं, और इसीलिए इनको, ईथर्स को, सॉल्वेंट्स की हैसियत से हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट्स की हैसियत से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, अब अगर आगे ये भी बात हो गई, सॉल्ट्स बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट्स मेकिंग, सॉल्ट्स मेकिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो है वो अच्छा, ये इसको मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना लूँ यहाँ पर। अब ये स्पेसिफिक इन्होंने नहीं दिया हो ना कोई, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। बुक के अंदर कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाता है। लेकिन इन्होंने ईथर को इस तरह से बता दिया है कि भाई ये ईथर है, चलो इसी तरह कर लेते हैं, ये ईथर है, ठीक है। ईथर जो है वो वीक बेस है। ईथर क्या है? वीक बेस। याद रखें, कोई भी बेस है ये एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को, ये एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को। और ये एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन को, कोई बेस है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, जब ही कर सकता है जब उस बेस के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और आपको पता है कि ये जो हमारे पास ईथर है, इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर है। तो क्या होगा? ये जो है यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आयन आ रहा है तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो इजीली इस लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि ईथर के पास ऑक्सीजन की वजह से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेस है। और ये वीक बेस है, मतलब इतना पावरफुल बेस नहीं है। मतलब कहने का ये कि ये बड़ी जल्दी ही जो है ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन फिर हाइड्रोजन आयन को बोलता है वापस भी चले जाओ भाई, बस बहुत हो गया। अब ये होगा कब? जब हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। हाइड्रोजन आयन कब मिलेंगे? जब आप इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें और उसके अंदर ये ईथर जो है वो डाल दें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पानी के साथ होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में आयंस की शक्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर मौजूद हो। किस शक्ल में? आयंस की शक्ल में मौजूद होगा। अब ये आयंस की शक्ल में मौजूद है, आपने जब इस ईथर को डाला है इसके अंदर, तो ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे? ये आएंगे सीधे यहाँ इसके साथ आके मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा अगर कोई एसिड है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 है, ये कंसनट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ये कंसनट्रेटेड है H2SO4। इसको अगर इसमें डालेंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, और जो चीज़ बचेगी इसके अंदर, हाइड्रोजन आयन जब इसमें से निकल जाएगा
तो हाइड्रोजन सल्फेट याद है, HSO4 माइनस, ये बाय सल्फेट आयन कहलाता है। ये भी इसी के अंदर मौजूद होगा। जब आप इसको डालेंगे ईथर को इस पानी के अंदर, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो भी इसके पास आएंगे, ठीक है। और ये जो बाय सल्फेट आयन है ये भी यहाँ पर आएगा, ये वाला, ये भी इसी के साथ जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये सॉल्ट होगा क्या, इसको हम कहते हैं ऑक्सेनियम सॉल्ट, ऑक्सेनियम सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये OR, R ये हो गया हमारे पास, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अब कहाँ से आ गया समझ जाइए, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जो है, अच्छा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, इसके साथ फिर ये हमारे पास HSO4 नेगेटिव। ये पूरा का पूरा जो बनेगा ना अब स्ट्रक्चर, अब इस ईथर के साथ जो है ये हाइड्रोजन आयन जो है वो भी आ चुका, हाइड्रोजन आयन जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया है, और साथ में ये बायसल्फेट आयन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है सॉल्ट्स जो हैं वो आयोनिक इन नेचर होते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सेनियम सॉल्ट, ऑक्सेनियम सॉल्ट। अब हमारे पास आपको पता है ईथर की भी वैरायटी है, हमारे पास आपको पता है कि एसिड्स जो हैं उनकी भी वैरायटी है। तो जब ईथर की भी वैरायटी है और एसिड्स की भी वैरायटी है, तो इसके नतीजे में जो सॉल्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, ऑक्सेनियम सॉल्ट्स। उनकी भी वैरायटी होगी भाई, उनकी भी वैरायटी होगी। एक और ऑक्सेनियम सॉल्ट आपको मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं आप, अब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आप ले रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, हाइड्रोजन आयन मिले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड जो है ये होना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा ORHR नेगेटिव, ये प्लस क्या बनता है इससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नेगेटिव क्या होता है, उसमें तो हमारे पास बायसल्फेट आयन था अभी जो मैंने लिखा है। यहाँ पर क्या है, क्या ये आयनाइज नहीं होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन जो है नेगेटिव वाला ये इसके साथ जुड़ेगा और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सेनियम सॉल्ट। पहले वाला जो देखा था वो भी ऑक्सेनियम सॉल्ट था, ये वाला जो आपने देखा है ये भी ऑक्सेनियम सॉल्ट ही है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, एक और वाई आ जाएगा। ये वाई आ जाता है, साइंटिफिक रीज़न आपको पता है, इसके बगैर एमडी के टेस्ट वगैरह इनमें गुजारा नहीं है। वाई, इस वाई का जवाब अभी देते हैं। अगर ये तो कंसंट्रेटेड वाला मामला था, याद रहे अभी हमने जो लिया था वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। इससे पहले हमने कंसंट्रेटेड जो है वो क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4, जिसमें पानी की मिकदार बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। ये गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, और यही आपको चाहिए ऑक्सेनियम सॉल्ट बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑक्सेनियम सॉल्ट दोबारा एसिड और ईथर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है वो पानी डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा। जिस बीकर के अंदर ये ऑक्सेनियम सॉल्ट बना हुआ है उसमें अगर आपने ढेर सारा पानी जो है वो डाल दिया तो रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, मामला पीछे जाना शुरू हो जाएगा। दोबारा से ये क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन वो भी अलग हो जाएगा, और ये मिलेंगे आपस में, और इसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और ईथर अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर H2SO4 हो कंसनट्रेटेड, तो यहाँ पर जो है क्या बनना, ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है ये किस से मिलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन से मिलना शुरू हो जाएगा,
और H2SO4 बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक तो मामला सही है। फिर वही वाया आ जाता है कि भाई, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई पहले कंसनट्रेटेड था, गाढ़ा था, आपने शुरू कर दिया, ओके फाइन, अब जो है वो पानी डालने से आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये बेचारे जो पहले मिले हुए थे, ऑक्सीनियम सॉल्ट बना हुआ था, ये अलग अलग हो गए। पानी क्या इतना ख़तरनाक था? पानी क्या पुलिस वाला है? आते ही उसने गन दिखाई पानी ने। पानी डालने का मतलब H2O के मॉलिक्यूल डालना ना, यही मतलब है ना कि H2O के मॉलिक्यूल क्या ये पुलिस वाले हैं? गन दिखाई, बोला अलग हो जाओ भाई, क्लोराइड आयन अलग हो जाओ, ऑक्सीनियम आयन अलग हो जाओ। ऐसा कोई मामला? हकीकत में ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसके पीछे वजह है एक। ये क्लोराइड आयन और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर करने क्या आए थे? याद है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद। पानी जब आपने डाला ना, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है। इसका मतलब सिर्फ ये ईथर जो है यही बेस का किरदार अदा नहीं कर सकता, बल्कि जब पानी आ चुका ये भी बेस का किरदार अदा कर सकता है। ईथर जो है वो बेस का किरदार अदा कर रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि हाइड्रोजन आयन को बोल रहा है कि भाई आ जाओ और मेरे पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको यूटिलाइज कर लो, इसको यूज़ कर लो। और ये करने के नतीजे में ये ऑक्सीनियम सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन जब आप पानी डाल देते हैं तो पानी बोलता है मेरे पास भी तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ आ रहा है मैं इसको अपने पास भी तो बुला सकता हूँ। तो आसान लफ्ज़ों में ये वाटर का मॉलिक्यूल बोलेगा मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस हूँ, और ईथर जो है वो वीक बेस है, वीक बेस है। तो वाटर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईथर क्योंकि वीक बेस है इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वीक है। पानी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब ये मत पूछिएगा भाई कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, एसिड बेस और सॉल्ट्स वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा वरना यहाँ पर। तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इनको बोलेगा भाई अलग अलग हो जाओ, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को बोलेगा इधर आ जाओ मेरे पास, ईथर के पास से इधर आ जाओ। जब हाइड्रोजन आयन निकल के इधर आ जाएगा वाटर के पास, क्योंकि वाटर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्लोराइड आयन भी खुद ब खुद यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ आने के बाद, इससे मिलने के बाद इसके पास ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन भी ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, दोबारा ये हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, दोबारा H2O बन जाएगा, और ये क्लोराइड आयन इसके साथ मिलके दोबारा से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। इस तरह ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा वाटर की वजह से, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है भाई। लिविस बेस कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग लिविस बेस वाटर को। अब क्या रह गया, यूजेस ऑफ ईथर्स रह गए भाई, वैसे ही बता देता हूँ। पहला तो यूज़ ईथर का ये है कि ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट के तौर पर अगर ईथर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं इससे? इससे आप वैक्सेस तैयार कर सकते हैं, मोम जो होते हैं, वैरायटी ऑफ मोम, जैसे मोमबत्ती है, गम्स, ठीक है, वो तैयार कर सकते हैं, रेसिन्स तैयार कर सकते हैं, ऑयल्स तैयार कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ईथर को बहैसियत सॉल्वेंट के इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। डाई इथाइल ईथर, फिर इसी तरह डाई इथाइल ईथर जो है एक बड़ा मशहूर केमिकल रिएक्शन, उसकी डिटेल में अभी नहीं बता सकता, उसका नाम है वर्ट्स रिएक्शन। तो वर्ट्स रिएक्शन के अंदर जो है वो डाई इथाइल ईथर को इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। इसको भी अपने पास आप नोट्स में डाल लें। हाँ, ये बता सकता हूँ कि ये वर्ट्स रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें तैयार क्या होता है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार होते हैं। इसके ऊपर अलग अलग वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका। मेहरबानी करके ग्रैंड टेस्ट आप लोग कर लीजिए। नोमेनक्लेचर का पूरा ग्रैंड टेस्ट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर की वीडियोस देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो भी तकरीबन मैंने आधे से ज़्यादा बना के उसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। शॉर्ट वीडियोस की तरफ ना भागें यार, आप मेहरबानी करें, अपने साथ जुल्म ना करें, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, अगर सिर्फ एग्ज़ाम को धक्का देना है तो फिर तो ठीक है, शॉर्ट वीडियोस देखें, अपना काम निकालें और खुश रहें। लेकिन अगर आप एक विजनरी बच्चे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, ठीक है,
और मेरी तरह गरीब बाप के बच्चे हैं तो मेहनत करें जैसे मैं मेहनत करता हूँ। अगर आपके पास ये सारे मामले, ठीक है, तो मेहनत करें। इसीलिए रट्टे पे ध्यान ना लगाएं, समझने पे ध्यान लगाएं। इन बड़ी बड़ी वीडियोस को ना देखें कि ये 2 घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। भाई मैं भी तो खड़ा हुआ हूँ ना यार, नॉन स्टॉप यहाँ पे। मैं कोई वीडियो एडिटिंग थोड़ी ना करता। गलती हो गई तो हो गई, उसको मैं बाद में करेक्शन कर दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इसमें जो है वो फूल बोटे किनारे वगैरह लगाऊं वीडियो के अंदर आपको दिखाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो वीडियो बनाता हूँ, बनाने के बाद उसको अपलोड कर देता हूँ ऐसे ही, और आपके पास आ जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? ये सारा मामला है। तो शॉर्ट वीडियोस वगैरह इनके पीछे आप जाके अपना फ्यूचर आप ना तबाह करें। वो बच्चे जो कि कुछ आगे बनना चाहते हैं, MD-CAT वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमारे चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, इन 4 क्लासेस की वीडियोस आपको मिलेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस भी मिलेंगी आपको, मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी मिलेंगी, फिज़िक्स की भी, बायोलॉजी की भी, पाकिस्तान स्टडी की भी, जनरल नॉलेज की भी, एंट्री टेस्ट की तैयारी के हवाले से और SST की तैयारी के हवाले से भी वीडियोस आपको मिलेंगी, इस्लामियत की वीडियोस मिलेंगी, उर्दू की वीडियोस मिलेंगी आपको, पाकिस्तान स्टडी की वीडियोस आपको मिलेंगी। सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे। आप आ जाइए, आप इंशाल्लाह बहुत कुछ बन जाएंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।